यूपीएससी CMS 2020 पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ए chronic alcoholic develop a paroxysm of palpitation after alcohol binge, which of the following arrhythmia is most likely? alcohol binge लेने के बाद में होता है हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम, और मोस्ट कॉमन हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम होता है यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन, उसके बाद में आता है PSVT, तो मोस्ट कॉमन एट्रियल फिब्रिलेशन। और अदर cause of atrial fibrillation is age more than 65 year, cardiac disease, hypertension, diabetes mellitus, family history of atrial fibrillation, obesity। ये एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए रिस्क फैक्टर है। कुछ फैक्टर जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, MI, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिकार्डिटिस एंड कार्डियक सर्जरी, ये एट्रियल फिब्रिलेशन को प्रिसिपिटेट करते हैं। तो आंसर इज एट्रियल फिब्रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एन एल्डरली मैन हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस and coronary artery disease comes from follow with complaint of muscle pain, which one of the following drug could be the most likely cause? तो मसल पेन होता है यहाँ पे एटोरवास्टेटिन का साइड इफेक्ट है। मसल पेन किसका साइड इफेक्ट है? एटोरवा, जो एटोरवास्टेटिन करता है मायोपैथी प्लस रेब्डोमायोलाइसिस। मायोपैथी में मसल्स पेन, मसल्स टेंडरनेस एंड वीकनेस, और रेब्डोमायोलाइसिस में मसल्स ब्रेकडाउन। तो आंसर इज D. Question number 3, a 40-year-old lady comes to outdoor clinic with complaint of sudden onset chest pain. The chest X-ray show bilateral pneumothorax. Examiner reveal abnormality of body habitus including long arm, leg and finger arachnodactyly, scoliosis and high arch plate, joint hypermobility, pansystolic murmur। तो ये सारे के सारे फीचर है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है? इनहेरिटेंट म्यूटेशन, इसमें होता है म्यूटेशन इन FBN1 जीन, म्यूटेशन होता है जिसमें लॉन्ग आर्म, लेग एंड फिंगर, स्कोलियोसिस एंड हाई आर्क प्लेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर ट्रेडमिल टेस्टिंग या एक्सरसाइज टेस्टिंग एक्सेप्ट to confirm diagnosis of angina, to confirm diagnosis of angina, yes, to evaluate stable angina, yes, stable angina के लिए भी ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है ट्रेडमिल टेस्ट। टू असेस आउटकम आफ्टर कोरोनरी रीवेस्कुलराइजेशन, कोरोनरी वेस्कुलराइजेशन लाइक परक्यूटनेस कोरोनरी इंटरवेंशन या CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इनके बाद में आउटकम को असेस करने के लिए भी अपन ट्रेडमिल टेस्टिंग करते हैं। फोर्थ, टू इवैल्यूएट द ट्रीटमेंट एफिशिएंसी ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, नो, एंटी एंजाइनल ड्रग की एफिशिएंसी के लिए ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करते। तो आंसर इज D। और कहाँ पे करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट? कोई भी वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो गया, इसमें भी ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पज के लिए भी ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। अब ट्रेडमिल टेस्ट के कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन लाइक एक्यूट MI है, ट्रेडमिल टेस्टिंग नहीं करना। अनस्टेबल एंजाइना है, ये भी ट्रेडमिल टेस्ट का कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है ट्रेडमिल टेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉल साइन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल साइन। नॉर्मली in inspiration,
normally in inspiration decrease JVP, but in push mole sign increase JVP on inspiration. Increase JVP jugular venous pressure on inspiration. नॉर्मली तो जेवीपी का डिक्रीज होता है, पर इंस्पायरेशन के दौरान यदि जेवीपी इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं पुश मोल साइन। ये 8 चैम्बर। अब इसके कोज क्या हो सकते हैं? राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज, उसके कारण जेवीपी इंक्रीज। ये राइट एट्रियल प्रेशर और यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से जुगुलर वेनस प्रेशर। अब इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर के कोज, फर्स्ट कोज ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, सेकेंड कोज रेस्ट्रिक्टिव या कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। रेस्ट्रिक्टिव और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस से बैक प्रेशर इंक्रीज, राइट वेंट्रिकुलर से प्रेशर राइट एट्रियम से जुगुलर वेन पे। थर्ड कोज इज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। pulmonary hypertension and pulmonary embolism. In pulmonary artery hypertension and pulmonary embolism, back pressure right ventricle से back pressure right atrium और then pressure in JVP। तो ये इसके कुस्मोल साइन के कोज हो गए। फर्स्ट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये कुस्मोल साइन प्रेजेंट होता है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी इसमें भी कुस्मोल साइन प्रेजेंट होता है। हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी इसमें कुस्मोल साइन एब्सेंट होता है। और राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन हो गया तो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर में डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होने से राइट वेंट्रिकुलर में प्रेशर इंक्रीज होगा, जो राइट एट्रियम में इंक्रीज होगा और ये जेवीपी को इंक्रीज करेगा। तो राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन में भी स्मॉल साइन प्रेजेंट होता है। तो एक्सेप्ट इसमें आंसर क्या है? एक्सेप्ट का हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is not a common cause of atrial fibrillation? एट्रियल फिब्रिलेशन का कोज नहीं है। मिट्रल रिगर्गेटेशन एट्रियल फिब्रिलेशन का कोज है। हाइपोथायरॉयडिज्म कोज नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म ये कोज होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का। हाइपरटेंशन आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन। एक्यूट एमआई आल्सो रिस्क फैक्टर ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आंसर इज बी। Hypothyroidism is not common cause of atrial fibrillation. Let's talk about atrial fibrillation risk factor. Risk factor is age, cardiac disease like mitral regurgitation, hypertension, diabetes mellitus, family history of atrial fibrillation, ओबेसिटी। ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। कुछ प्रिसिपिटेट फैक्टर भी है। प्रिसिपिटेट फैक्टर ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन लाइक हाइपर थायरॉयडिज्म, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, जो क्या कराते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन को प्रिसिपिटेट करवाते हैं। एमआई, पल्मोनरी embolism, pericarditis and cardiac surgery. These are all about cause of atrial fibrillation. Question number 7, in ECG recording P wave is produced by, तो simple answer is P wave produced by atrial depolarization से P wave प्रोड्यूस होती है। एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इनसे प्रोड्यूस होता है QRS कॉम्प्लेक्स। एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है ST सेगमेंट एंड P वेव। तो ये P वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज T वेव। P QRS एंड T वेव। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following modality not used in treatment of ventricular tachycardia? ventricular tachycardia में BC कार्डियो वर्जन यस यूज होता है। इंजेक्शन लिग्नोकेन होता है फर्स्ट बी एंटी एरेथमिक।
इंजेक्शन एमाइडोरिन ये होती है क्लास 3 एंटी एरिथमिक, तो ये भी यूज होती है। इंजेक्शन एडिनोसिन यूज नहीं होता, इंजेक्शन एडिनोसिन यूज होता है PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia। तो आंसर इज डी। Which one of the following, question number 9, which one of the following drug is direct renin inhibitor? First is benidipine है डाइहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सेकंड इज एजलीसार्टन, जिसमें भी सार्टन आ गया वो होता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर। थर्ड इज एलिस्काइरिन है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, तो आंसर इज एलिस्किरेन। फोर्थ इज लिसिनोप्रिल, जिसमें भी पिरिल आ रहा है वो होता है ACE इनहिबिटर लाइक कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग और कॉज ऑफ सिस्टोलिक हाइपरटेंशन विथ वाइड पल्स प्रेशर एक्सेप्ट, पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक BP माइनस डायस्टोलिक BP। इफ systolic pressure increase and diastolic pressure decrease, pulse pressure is wide। cause of systolic pressure increase, first is aortic regurgitation। aortic regurgitation में क्या होता है, जो regurgitate ब्लड एओर्टा से वापस राइट वेंट्रिकुलर में आता है, तो राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज और नेक्स्ट सिस्टोल कोज इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक BP इंक्रीज होगी विथ वाइड, तो ये तो राइट। सेकेंड इज थायरोटॉक्सिकोसिस भी क्या करता है, सिस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज करवाता है, तो ये भी राइट। थर्ड इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, यह पल्मोनरी आर्टरी और इधर एओर्टा, तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में कनेक्शन होता है, तो जो भी ब्लड एओर्टा का है वापस पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन से लंग में और लंग से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम वापस से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे भी सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ इज एओर्टिक स्टोनेसिस, एओर्टिक स्टोनेसिस में क्या होता है, सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इसके कारण सिस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होता, तो आंसर इज डी। एओर्टिक स्टोनेसिस में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और वाइड पल्स प्रेशर नहीं होता, बाकियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिग्नेट रिंग साइन ऑन CT चेस्ट इज सजेस्टिव ऑफ, तो सिग्नेट रिंग साइन होता है ब्रोंकिक्टेसिस, सिग्नेट रिंग साइन सजेस्टिव ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस। ब्रोंकिक्टेसिस इज एबनॉर्मल डायलेटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस या ब्रोंकियोल। क्वेश्चन नंबर 12, oral corticosteroid are best introduced in the treatment of chronic bronchial asthma when it, oral corticosteroid इंडिकेट करते हैं स्टेप 5 ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, स्टेप 5 होती है वेरी सीवियर परसिस्टेंट, तो आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 13, an 18-year-old male has insulin-dependent diabetes with malabsorption syndrome and bilateral upper lobe bronchiectasis, तो a diagnostic workup for will include all except, तो ये सारे फीचर सजेस्टिव करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस को सजेस्ट कर रहा है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में अपन चॉइस आवर फीकल फेट एस्टिमेशन करते हैं, CT टेस्ट करते हैं और ब्रोंकियोटेसिस के लिए,
लंग बायोप्सी का कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। और डीएनए सीक्वेंसिंग स्टडी करते हैं CFTR जीन, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR जीन म्यूटेशन होता है, तो ये भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा लंग बायोप्सी। लंग बायोप्सी नहीं करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें CFTR जीन में म्यूटेशन हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जी, इसमें होता है डिफेक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम, मेनली क्लोराइड। तो सिक्रेटरी फ्लूइड डिप्लेटेड वाटर, तो सिक्रेटेड फ्लूइड में वाटर की कमी होगी या डेफिशिएंसी होगी, इससे क्या होगा, डिफेक्टिव म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, वाटर की कमी होगी तो क्लियरेंस अच्छा नहीं होगा, तो डिफेक्टिव म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। डिफेक्टिव म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस इन पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड ब्रोंकस इन पैनक्रियाटिक duct block and cause inflammation and scarring of pancreas, cause insulin secretion decrease by pancreas. In bronchus block, cause inflammation and infection of bronchus, cause abnormal dilatation of bronchus called bronchiectasis। ये हो गया ऑल अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में चॉइस ऑफ फीकल फैट एस्टिमेशन करते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के कारण, क्योंकि इसमें फैट इन स्टूल। Question number 14. Which one of the following antigen is commonly associated with causation of farmer's lung? Farmer's lung के लिए penicillium no, actinomyces yes. तो आंसर इज actinomycetes. Question number 15. The gene expert test used for MTB detection has additional advantage of detection of which of the following? तो rifampicin resistant is answer. Answer is gene expert MTB के साथ साथ rifampicin रेजिस्टेंट भी डायग्नोसिस या डिटेक्ट कर पाता है। मोस्ट कॉमन कॉजेशन ऑफ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर हाइपोक्सीमिया PO2 लेस देन 60 mmHg और हाइपरकेपनिया PCO2 more than 45 mmHg। It called respiratory failure. It is O type 1, 2, 3 and 4th. First, due to PO2 less than 60 mmHg या hypoxia. Second type respiratory failure is due to increased CO2 या hypercapnia. Third type respiratory failure due to general anesthesia in surgery. Fourth type respiratory failure due to shock respiratory muscles hypoperfusion. तो type 4 hypertension, type 4 respiratory failure. अब क्वेश्चन नंबर 16. द मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, फर्स्ट सीवियर न्यूमोनिया होता है टाइप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर में डिफेक्ट होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसफर में डिफेक्ट होता है। सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। सीवियर पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इसमें भी थ्रोम्बस होने के कारण टाइप ऑक्सीजन में डिफेक्ट या ऑक्सीजन ट्रांसफर में डिफेक्ट होता है, तो टाइप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसका आंसर आएगा सीवियर COPD, जिसमें
टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है ड्यू टू इंक्रीज CO2। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18, a 26-year-old young lady attend medical emergency is labeled acute severe asthma by the emergency physician. Which one of the following is unlikely to be a part of prescription? फर्स्ट एल्बुटेरल या साल्बुटामोल, साल्बुटामोल, तो ये तो इसका पार्ट होता है, इमरजेंसी में देते हैं। एंटी ल्यूकोटायरेंस, एंटी ल्यूकोटायरेंस इमरजेंसी में नहीं देते, जैसे मोंटेल्यूकास्ट वगैरह, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर इज एंटी ल्यूकोटायरेंस। इसके अलावा एमाइनोफाइलिन, ये भी इमरजेंसी में देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी इमरजेंसी में देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन, IV स्टेरॉइड, ये सारे इमरजेंसी में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। फर्स्ट, चेंज in note when patient phonate EEE is characteristic of interstitial fibrosis। तो change E to A या इगोफोनी, ये होता है न्यूमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन। न्यूमोनिया में कंसोलिडेशन के कारण और प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड फील के कारण। तो ये इंटरेस्टियल फाइब्रोसिस में नहीं। फर्स्ट इज रो। Whisper pectorality is characteristic of lung consolidation. Yes, right. Third is monophonic wheeze is characteristic of asthma. Monophonic wheeze किसको बोलते हैं? Monophonic wheeze बोलते हैं due to localized airway involvement like tumor in bronchus और foreign body in bronchus। तो इसमें मोनोफोनिक वीज होता है। परंतु अस्थमा, इन अस्थमा पॉलीफोनिक वीज होता है बिकॉज डिफ्यूज एयरवे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मोनोफोनिक वीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्थमा इज रॉन्ग। फोर्थ इज हाइपर रेजोनेंट नोट इन परकशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूमोथोरेक्स। तो ये भी राइट है। तो आंसर इज 2 and 4। आंसर इज न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? एयर इन प्लूरल स्पेस, तो उसके कारण हाइपर रेजोनेंट नोट होता है। तो आंसर इज 2 and 4। आंसर इज 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन एक्सेप्ट। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में प्लूरल प्रोटीन अपॉन सीरम प्रोटीन रेशियो इज इक्विवेलेंट या मोर देन 0.5, प्लूरल सीरम LDH रेशियो इज मोर देन 0.6 या इक्विवेलेंट, एंड प्लूरल फ्लूइड LDH is more than 2/3 upper limit of normal। तो इसको बोलते हैं एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें एक्सेप्ट ढूंढना है। सुपीरियर वीना कावल ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये सुपीरियर वीना कावल ऑब्स्ट्रक्शन इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन नहीं होता, इसमें होता है ट्रांजुडेट प्लूरल इफ्यूजन। बाकी फंगल इन्फेक्शन, SLE एंड मिक्स सिंड्रोम। मिक्स सिंड्रोम होता है, ट्राइड होता है, इसमें प्लूरल फ्यूजन प्लस एसाइटिस प्लस ओवेरियन ट्यूबर लाइक फाइब्रोमा, बिनाइन ओवेरियन ट्यूबर लाइक फाइब्रोमा। तो इसमें भी एक्सुडेटिव और इसमें भी एक्सुडेटिव। तो एक्सेप्ट कौन सा आएगा? SVC ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें ट्रांजुडेट प्लूरल इफ्यूजन होता है। ट्रांजुडेट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज नहीं होती सुपीरियर वेना कावल ऑब्स्ट्रक्शन में, इसमें प्रेशर इंक्रीज होने के कारण प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, इसलिए ट्रांजुडेट प्लूरल इफ्यूजन।
क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेलिन? रेलिन होता है स्टूमुलेट हेपेटाइटिस, ये ट्रू है। इट डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, नो, ये नॉट ट्रू। ये क्या करता है? इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इट इंक्रीज एसिड सिक्रेशन, यस। फास्टिंग इंक्रीज इट सिक्रेशन, यस। तो इसमें कौन सा नॉट ट्रू है? इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, fecal elastase level is used for diagnosis which one of the following condition? Fecal elastase level. Elastase is digestive enzyme which secreted by pancreas. तो ये पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक डिस्फंक्शन को बताता है। तो आंसर इज डी। इफ फीकल इलास्टेज लेवल मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर ग्राम, तो ये नॉर्मल होगा। इफ 100 to 200 मीन mild exocrine pancreatic insufficiency, less than 100 severe exocrine pancreatic insufficiency को बताता है। क्वेश्चन नंबर 23, द रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिस्टिंग ए पेशेंट एज ए कैंडिडेट फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्कोरिंग सिस्टम होता है मेल्ड स्कोर सिस्टम, मॉडल ऑफ एंड स्टेज लीवर डिजीज, जिसमें अपन 3 इंडिकेटर यूज लेते हैं, CBI, सी मतलब क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एंड INR 3 इंडिकेटर यूज लेते हैं। चाइल्ड फ्यूग स्कोर ये होता है मोर्टेलिटी प्रिडिक्ट करता है सिरोसिस पेशेंट के लिए। सिरोसिस पेशेंट के लिए होता है मोर्टेलिटी प्रिडिक्ट इन सिरोसिस पेशेंट। इसके लिए इंडिकेटर होते हैं ABI, AE, सीरम एल्बुमिन, सीरम बिलिरुबिन, INR, एसाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, हिपेटिक इंसेफ्लाइटिस, ये इसके इंडिकेटर होते हैं। अपाची एक्यूट फिजियोलॉजिकल एंड chronic health evaluation, it use predict death. For predict death, Apache Secni scoring system used for pancreatitis. Metavir score used for hepatitis C, cause inflammation and fibrosis of liver. हेपेटाइटिस सी के कारण इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस होता है लीवर का, तो उसके एक्सटेंट को देखने के लिए अपन मेटावीर स्कोर करते हैं, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं लीवर बायोप्सी लेके। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर कंसिस्ट, तो आंसर इज 80% बाय पोर्टल वेन एंड 20% बाय हेपेटिक आर्टरी, तो आंसर इज बी, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, all of the following condition are associated with glomerulonephritis with low complement level except, तो इसका आंसर आएगा IgA नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो होता है पर कॉम्प्लीमेंट लेवल होता है वो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेवल होता है। नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेवल इसलिए होता है क्योंकि इसमें ओनली IgA डिपोजिशन होता है मीजेंजियम में, और कोई कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का डिपोजिशन नहीं होता, बाकी सब में लो कॉम्प्लीमेंट लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ओरल एप्थस अल्सर। ओरल एप्थस अल्सर ये सीन होते हैं बेसेट डिजीज में, बेसेट्स डिजीज, जिसका मेजर मैनिफेस्टेशन होता है ओरल एप्थस अल्सर एंड माइनर मैनिफेस्टेशन इज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, erythema nodosum, painful genital ulcer, bilateral hypopyon. Bilateral hypopyon is most dreaded complication. It causes blindness also. First is it is
superficial and painful. It is right. It may occur in women just prior to menstruation. Yes, Behcet disease exaggerated by hormonal changes के द्वारा exaggerated हो सकते हैं, तो ये भी right. थर्ड इज oral glucocorticoids may be needed for the treatment of severe and recurrent case. severe case जैसे blindness को प्रिवेंशन के लिए अपन oral glucocorticoids यूज करते हैं. फोर्थ इज दे आर प्री मेलिग्नेंट एंड प्रोग्रेस ओवर फ्यू ईयर टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा फॉर ऑफ द ओरल कैविटी. ये रॉन्ग. तो आंसर इज 1 2 3. आंसर इज 1 2 3. बेसेट डिजीज के लिए डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं. पैथोलॉजी टेस्ट जो बताता है साइन ऑफ टी सेल हाइपर सेंसिटिविटी को साइन बताता है, जिसमें अपन स्क्रीन प्रिक करेंगे तो इंड्यूरेशन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following statement about Barrett esophagus is not correct? It is pre-malignant condition. Yes. Normal squamous cell lining of the lower esophagus. ये हो गया. स्टोमक हो गया. तो यहाँ पे squamous cell present थी. Are replaced by columnar epithelium. Yes. Columnar epithelium के द्वारा replace हो जाती है. Third is normal columnar epithelium lining of the lower esophagus are replaced by squamous cell. Wrong. इसमें क्या होता है, स्क्वैमस की जगह कोलुमनर आती है, ना कि कोलुमनर की जगह स्क्वैमस आएगी. इट इज एडेप्टिव रेस्पॉन्स टू क्रोनिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स. तो आंसर इज नॉट करेक्ट. आंसर इज सी. मोस्ट कॉमन. क्वेश्चन नंबर 28. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस आउटब्रेक इन इंडिया. तो आंसर इज हेपेटाइटिस ए. एक्यूट हेपेटाइटिस इन इंडिया hepatitis A. Hepatitis E is most severe in pregnancy. Most severe acute hepatitis in pregnancy, hepatitis E. Hepatitis B is overall most common hepatitis, and most common chronic hepatitis is also hepatitis B. Hepatitis C more power to converge chronicity, acute to chronicity. So answer is hepatitis A. Question number 29. Spontaneous esophageal perforation after a bout of forceful vomiting or retching is characteristically seen in which one of the following conditions? तो इसका आंसर आएगा बोरहाउ सिंड्रोम. बोरहाउ सिंड्रोम में होता है. मेंटियर डिजीज होता है. मेंटियर डिजीज में क्या होता है, ये जो इनलार्जमेंट स्टोमक रज, जो स्टोमक रोगी है ना, उनका इनलार्जमेंट हो जाता है क्योंकि म्यूकोसल ओवर ग्रो कर जाती है. एक्लेजिया ऑफ इजोफेगस. एक्लेजिया ऑफ इजोफेगस में क्या होता है, जो इजोफेगस होता है वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता एंड डू नॉट हेल्प प्रोपल फूड डाउन इनटू स्टोमक. स्टोमक में फूड डाउन नहीं हो पाता अच्छी तरह से. बैरेट इजोफेगस. बैरेट इजोफेगस में क्या होता है, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम की जगह कोलुमनर एपिथेलियम आ जाती है इन लोअर इजोफेगस. क्वेश्चन नंबर 30. इरिडिकेशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन में प्रूव बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट एंड एक्सप्लेन. तो ये क्या करता है, ये करता है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस. एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस. तो फर्स्ट एंड एक्सप्लेन विटामिन B12 डेफिशिएंसी. इसमें ये बेनिफिशियल होता है. आईटीपी में भी बेनिफिशियल है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी बेनिफिशियल है क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन आल्सो इन स्टोमक. फोर्थ इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है. तो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द टारगेट ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल व्हेन ट्रीटिंग एनीमिया इन स्टेज 4 CKD क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट. तो आंसर इज 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर. Question number 32. Which one of the following complication of chronic kidney disease observed in patient with low parathyroid hormone level? Normally क्या होता है, parathyroid hormone वो increase calcium in blood and decrease calcium in bone या osteolytic या bone resorption कराता है. लेकिन if decrease parathyroid hormone increase calcium in bone or decrease bone resorption
decrease bone resorption cause a dynamic bone disease. The answer is a dynamic bone disease. Question number 33. All of the following statement about adult polycystic kidney disease are true except it is inherited as autosomal dominant trait. Yes. It is usually associated with marked proteinuria. No. It is usually associated with systemic hypertension from young age. Yes. Also true. It associated with berry aneurysm. True. तो आंसर इज एक्सेप्ट कौन सा आया? इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद. क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है वो है रॉन्ग, इसको सॉल्व नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाइट सेल कास्ट इन यूरिन एग्जामिनेशन आर स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ. व्हाइट सेल कास्ट सजेस्ट करती है पाइलोनेफ्राइटिस. डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी कास्ट सीन होती है पाइलोनेफ्राइटिस. क्वेश्चन नंबर 36. A 30-year-old boy present with hematuria, oliguria, edema and hypertension. He has history of sore throat 2 weeks prior to presentation. तो ये सजेस्ट कर रहा है PSGN, post streptococcal glomerulonephritis. Laboratory investigation are remarkable. Low C3, increased titer of ASO and anti-DNH. Which of the following statement is not correct about management of this condition? First, renal biopsy is rarely requirement for making diagnosis. Yes, right. क्योंकि इसमें तो ASO titer, anti-DNase and low C3 से ही अपन डायग्नोसिस करते हैं. Antibiotic treatment is given for streptococcal infection. It also true. Treatment is largely supportive. Also true. Immunosuppressant are used for crescent glomerulonephritis. No. The answer is immunosuppressant नहीं देते. Question number 37. Which of the following statement is not correct regarding the risk factor of nephrolithiasis? Not correct. First, high dietary calcium increase risk. तो ये correct है. ये तो आंसर is high dietary calcium ये करवाता है, ये decrease absorption of ऑक्जेलेट के एब्जॉर्प्शन को कम करवाता है. और ऑक्जेलेट के एब्जॉर्प्शन को कम कराएगा तो डिक्रीज यूरिनरी ऑक्जेलेट, और डिक्रीज यूरिनरी ऑक्जेलेट तो डिक्रीज रिस्क ऑफ रीनल स्टोन. तो डाइटरी कैल्शियम होता है वो रिस्क को कम करवाता है, लेकिन सप्लीमेंट्री कैल्शियम ये इंक्रीज रिस्क को इंक्रीज करता है रीनल स्टोन पे. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड इज हाई एनिमल प्रोटीन इंटेक इंक्रीज रिस्क. यस, एनिमल प्रोटीन कोज इंक्रीज यूरिक एसिड इन यूरिन, कोज इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल स्टोन. हाई डाइटरी पोटेशियम इंटेक लोअर द रिस्क. यस, जो पोटेशियम होता है वो रिस्क को कम करता है. रिस्क को कौन कौन कम करता है? एक हो गया पोटेशियम हो गया, एक हो गया डाइटरी कैल्शियम हो गया, एक हो गया फाइलेट हो गया. ये रिस्क को कम करते हैं. इसके अलावा यूरिन सिट्रेट भी रिस्क को कम करता है. तो लोअर यूरिन सिट्रेट इंक्रीज, यदि यूरिन सिट्रेट वैल्यू डिक्रीज हो गई तो रिस्क इंक्रीज हो गया. तो ये भी ट्रू. तो बी सी डी इज ट्रू. नॉट करेक्ट, तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 38. A 60-year-old patient is admitted in emergency with seizure, aphasia, and altered sensorium. He has history of fever, headache for the preceding 3 days. The CSF examination is unremarkable. What would be the probable diagnosis? तो seizure, aphasia, and altered sensorium ये सब बताता है वायरल इंसेफ्लाइटिस को. आंसर इज डी. और इस CSF एग्जामिनेशन क्या है? अनरिमार्केबल है. तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो होगा नहीं. तो ये वायरल इंसेफ्लाइटिस आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. The drug of choice for the treatment of trigeminal neuralgia. The drug of choice always is carbamazepine. Answer is A. Question number 14. Constructional skill for function of which lobe? The answer is non-dominant parietal lobe. जो non-dominant parietal lobe होता है वो होता है right parietal lobe. तो ये construction
या ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग, इसमें लीजन हो गया तो अप्रेक्सिया हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन या ड्रेसिंग अप्रेक्सिया हो जाएगा। इसके अलावा लीजन हो गया तो जियोग्राफिकल एग्नोसिया भी हो जाएगा। राइट लोब में, राइट लोब में लीजन से, जिसमें पेशेंट कैन नॉट फाइंड द बेड इन द वॉर, तो जियोग्राफिकली। आंसर इज बी। डोमिनेंट पेराइटल लोब, डोमिनेंट टेम्पोरल लोब इज लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब जो ऑडिटरी एमनेशिया हो जाता है इसमें लीजन से। नॉन डोमिनेंट टेम्पोरल लोब इज राइट टेम्पोरल लोब, तो इसमें लीजन हुआ तो विजुअल एमनेशिया, inability to face recognize, visual amnesia. This is all about